आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आपके साथ आपका अपना न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी वर्ष 2026 17 फरवरी को बार काउंसिलिंग के इलेक्शन होने वाले हैं। उसी क्रम में हमारे साथ में हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज पांडे जी, जिनका क्रम संख्या है 48। जानना चाहेंगे उनसे कि जो मतदाता हैं, जो भी वोट करेंगे, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। जी, सबसे पहले तो स्वागत है सर का। धन्यवाद। जो हमारी बार काउंसिल ने एक नियम बनाए हैं, ये अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए थे, उसके धारा 21 के अनुसार न्यूनतम हमें 5 वोट देने हैं और मैक्सिमम 23 वोट देने हैं। कई लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि 25 वोट देने हैं। 25 वोट देते ही वो बैलेट निरस्त हो जाएगा और जो न्यूनतम 5 कम से कम वोट देने ही हैं हमें। और वोट को देते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई हम ऐसा निशान ना लगाएं जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि किसका वोट है, किसने दिया वोट। अपना कोई नाम नहीं लिखना है उसमें। जो वरीयता क्रम है उसमें सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें वरीयता क्रम अंकित करनी। यदि आप वरीयता क्रम को इस तरह से अंकित करेंगे कि 1 3 9 11 17 तो भी आपका बैलेट पेपर निरस्त हो जाएगा। इस बात को सभी को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का पूरी तरह से अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उपयोग में लेके आना है। अच्छा सर, इसमें जो भी अधिवक्ता यहाँ पे वो किया हुआ है, पार्टिसिपेट किया हुआ है, उन सब के लिए जो भी मतदान करेंगे उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन भी बताया गया है कि ये चीजें लेके आनी। सर, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जो नियम बताए गए हैं उत्तराखंड बार काउंसिल के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले तो आप अपना जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने जो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया है उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी लेके आएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको साथ लेके आएंगे और जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसकी भी मूल कॉपी को साथ में लेके आएंगे। तो ये तीनों चीजों का एक साथ लाना बहुत अनिवार्य है, उसी दिशा में आप मतदान को कर पाएंगे। सभी मतदाताओं से अनुरोध है, इस जो भी चुनाव होना है उसको सफल बनाएं और जैसे कि सर ने बताया, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनके साथ ही पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मतदान करें। और सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, अभी काफी समय के बाद जैसे इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ आरक्षित सीट महिलाओं को भी मिली है, तो क्या अभी आगामी चुनाव के बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है कि क्या विचारधारा के साथ आप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? देखिए, इस चुनाव को जो लड़ने के पीछे जो मेरी मुख्य मुद्दा था, वो एक जितना भी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता था वो पिछले कुछ समय से एक अजीबोगरीब अवसाद की स्थिति में आ रखा था। और जब बार काउंसिल के चुनाव की घोषणा सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने पर पूरे 10 से अधिक राज्य या 10 राज्यों में की गई, उसके बाद जितने प्रैक्टिशनर अधिवक्ता थे सबके मन में उत्साह था कि इस बार जो है हम अपने मतदान का उपयोग अपनी संस्था को बचाने के लिए करेंगे। और उसी कारण जो है मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को मैंने लड़ने का फैसला किया। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है जितने प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है वो हैं, और जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पिछले कई समय से जिसका यहाँ पर उत्तराखंड में हम लोग लाभ नहीं उठा पाए हैं, मुख्य रूप से उनको अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उपयोगी बनाना है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने कहा कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने जा रहे हैं, जल्दी हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी, चैम्बर्स जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं, वो यहाँ पे भी नई कोर्ट प्रीमिसेस बनी है, उसमें चैम्बर्स जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जबकि टिहरी में राज्य सरकार ने चैम्बर बना के दिए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मात्र 600 रुपए में 2 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार ने चैम्बर बना के दिए हैं। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी CPWD ने 1000 से ज्यादा चैम्बर्स बना के दिए हैं, बहुत नॉमिनल किराए पे, 1000 रुपए मासिक किराए पे लगभग उन्होंने बना के दिए हैं। उसी प्रकार 230 करोड़ रुपए से ऊपर लगा के देहरादून में कालीसान बिल्डिंग बना दी जाती है, परंतु अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर जैसी बुनियादी सुविधाओं को बनाया नहीं जाता है। तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि हम सरकार के साथ बैठकर बार काउंसिल का जो मुख्य काम है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, उसके लिए सरकार को बाध्य कर सके कि सरकार जो भी कानून है उसके दायरे में रहकर इस प्रकार के लिए, इस पूरे केवल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए नहीं बल्कि वादकारियों के कल्याण के लिए भी अधिवक्ताओं का चैम्बर्स होना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा पेंशन जैसी सुविधाएं हैं,
और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में लाइब्रेरी नहीं है। मैं डीडी हाट गया, वहाँ की मैंने कोर्टें देखी, सबसे पुरानी मुंसिफी कोर्ट थी। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? मैं पिथौरागढ़ गया, मैं बहुत दूरस्थ क्षेत्र में या इन दिनों खटीमा जैसी जगह में गया, वहाँ चैम्बर्स की मैंने देखा कि अधिवक्ता लोग किस तरह से बैठे हैं। टिहरी में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ चैम्बर्स बने हुए हैं और अभी वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने खुले प्रांगण को बहुत अच्छा 30-40 लाख रुपए का मद लगा के बहुत अच्छा फैब्रिकेटेड करके उस हॉल का निर्माण किया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सुविधा हो, पेंशन जैसी सुविधाएँ हों और भी बहुत प्रकार से कल्याणकारी सुविधाएँ अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए, जो अब तक राज्य बनने के बाद हमारी बार काउंसिल इसको अभी तक लागू नहीं कर पाई। धन्यवाद सर। सर ने काफ़ी चीज़ों को बताया और जो आगे की रणनीति है और एक ये विचारधारा जो है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को बताया और ये इसी क्रम में हमारे साथ में जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी रह चुके हैं और एक जो सोच का फ़र्क होता है अभी इतने समय बाद जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन के बाद अगर सभी प्रतिभागी जो भी हैं, खड़े हुए हैं, सभी मतदाताओं से हमारा ये अनुरोध है कि आप उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए किसकी क्या कार्यप्रणाली है, क्या सोच रखता है, मतदान करें और उसको सफल बनाएँ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।